नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों एक कवायद चल रही है विपक्ष के भीतर कि कैसे एकजुट हुआ जाए, सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं और फिर उसके जरिए नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को हटाया जाए। हालांकि इसकी कई कोशिशें भी हो चुकी हैं, पहल भी हो चुकी है। अभी आप देखिए, महाविकास अघाड़ी आकार में आई थी, हालांकि वो बिखर गई, लेकिन फिर भी उसे मजबूत माना जा रहा है। फिर एक कोशिश बिहार में हुई, वो कब बिखरेगा ये भी देखने वाली बात होगी। झारखंड में एक कोशिश हुई, लेकिन इन कोशिशों से वो मुकम्मल तस्वीर नहीं उभर कर आ रही है जिसके जरिए विपक्ष को ये लगे कि नहीं साहब, ये हमारे अगुआ हो जाएंगे और ये जो है नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकेंगे। ये तमाम उधेड़ बूंद जो है वो विपक्ष के भीतर चल रहा है, जिसमें नेतृत्व भी है, मुद्दे भी हैं, और सबसे बड़ी चीज यह है कि सबको एक साथ लाना। इसमें एक पहल कपिल सिब्बल ने भी की है। वो जो उन्होंने ईडी और सीबीआई से बचने के लिए एक मंच उन्होंने शुरू किया है, और जिस मंच के जरिए वो दरअसल बता तो ये रहे हैं कि हम लोग पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन असल मसला वहां पर उस असहमति को सहमति में बदलना है जो विपक्ष के भीतर है। ये जब तमाम चीजें अभी एक तरह से आप कहें कि आकार लेने की कोशिश में जुटी हुई हैं, इसी दरमियान एक खबर आती है, और वो खबर दरअसल विपक्ष के लिए तो सदमे से भरी हुई है, क्योंकि वो भाजपा से जुड़ी हुई है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भाजपा की उस रणनीति से जुड़ी हुई है जिसमें उसने 160 सीटों को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और वो 160 सीटें जो हैं वो कहाँ से आती हैं? वो दक्षिण भारत से आती हैं, वो पश्चिम बंगाल से आती हैं, वो उड़ीसा से आती हैं। ये जो तीन, आप एक तो दक्षिण भारत के लिए, बाकी ये दो राज्य जो है वो भाजपा के फोकस पर है। योजना ये है कि सितंबर से संभवतः पीएम की रैली भी शुरू हो जाएगी। अब आप देखिए, 2024 का चुनाव है और आप तो जानते हैं कि भाजपा हर चुनाव को किस तरीके से लड़ती है। 100 रैलियां होंगी प्रधानमंत्री की, और वो खास तौर से इन इलाकों में, या आप कहें उन इलाकों में जिनकी हमने अभी चर्चा की। उसके अलावा जो पीएम की सभाएं होंगी वो तो होंगी ही होंगी, लेकिन इन 160 सीटों पर 100 सभाओं की योजना है। एक बात। दूसरी बात आप देखें कि उनके जो तमाम मोर्चे से महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन 160 सीटों के जब आप इतर जाएंगे तो भाजपा की एक और कोशिश है, वो ये कि महिला और माइनॉरिटी, इन दोनों को उन योजनाओं से के बारे में बताया जाए और उन तक जो योजनाएं पहुंच चुकी हैं उसके बारे में फीडबैक वगैरह भी हासिल किया जाए। मतलब ये हुआ, ये जो लाभार्थी वाला मसला है, इससे भाजपा के साथ जोड़ा जाए। और ये आप इस पर ये समझिए कि इस पर भाजपा बाकायदे काम करना भी शुरू कर दी है। ये महिला मोर्चा और ये जो माइनॉरिटी मोर्चा है, ये दोनों ही अपने अपने मोर्चे पर लगे हुए हैं कि किस तरीके से एक रूपरेखा तैयार की जाए, जिस रूपरेखा में ये 160 सीटें तो आती ही हैं, इसके इतर आपको ध्यान होगा कि तकरीबन 240 सीटें वो हैं, एक जो मोटा खाका है अपना भाजपा का, कि जहां पर बड़ी पुरजोर तरीके से तैयारी चल रही है। और वो तैयारी जो है उसको अगर आपको ध्यान हो तो लोकसभा विस्तारक योजना करके उसका नाम है, और ये मार्च से चल रही है, माफ करिए मई से, पिछले साल मई से शुरू हुई, और जिसमें उन सीटों को चिन्हित किया गया है जो सीटें भाजपा हारी हैं। जिसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश की जो 13-14 सीटें हैं, इसी तरह से आप देखें पश्चिम बंगाल की जो सीटें वो हार गए। फिर आप इसी तरह से देखें महाराष्ट्र में वो जो मराठा छत्रपौला इलाका है। तो भाजपा इस तरीके से योजनाबद्ध रूप में काम कर रही है। और आप ये जो लोकसभा विस्तारक वाली बात आपको बता रहा हूं,
इसको लेकर तो 2 बैठकें भी हो चुकी हैं। एक बैठक पटना में हुई थी और दूसरी बैठक संभवतः हैदराबाद में हुई थी। इस तरीके से आप देखें कि विपक्ष जब इस उधेड़-बुन में लगा हुआ है कि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए या ना बनाए, क्योंकि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हैं तो खुद पहले उस भ्रष्टाचार में फंस जाते हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई उन तमाम क्षेत्रीय छत्रपों के काले चिट्ठे खोल रही है जो उनके लिए राजनीतिक हित लाभ के लिहाज से कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। तो एक समस्या ये है। दूसरा, अब नेता कहाँ से लाएं? देखिए, राहुल गांधी तो अपने लिए समर्थन ब्रिटेन में जुटा रहे हैं। केसीआर को लगता है कि तेलंगाना वो जीत जाएंगे, बस उसी में वो चेहरा बन जाएंगे। नीतीश जी अपनी छवि वबी बनाए थे, सो अब ये जो सीबीआई पहुंची है उसने एक अलग स्थिति बना दी है। और वैसे भी जदयू की 40 सीट से तो नेतृत्व मिलने से रहा। फिर पवार साहब उससे अलग ही हैं। है कौन? अरविंद केजरीवाल, जो अभी कुछ रोज पहले तक कहते थे कि हम अकेला चलेंगे, अब वो खुद ही तमाम बैसाखियां ढूंढ रहे हैं, जिसकी पूरी कहानी हम लोगों ने बता दी है। तो विपक्ष के नजरिए से आप देखें तो विपक्ष इस समय किम कृतब विमूढ़ स्थिति में है। और ऐसी परिस्थिति में भाजपा अलग अलग तरीके से तैयारी कर रही है। अलग अलग तरीके, अपना कहने का मतलब हुआ कि वो जहां जैसे साउथ, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जिसका हमने पहले उदाहरण दिया, जहां उसको अपनी जमीन नहीं है ठीक से, वहां वो अपनी पैठ बनाने के लिए प्रधानमंत्री को सितंबर से उतार रही है। और आप देखिए कि पीएम का क्या असर है। नॉर्थ ईस्ट, जिसे भाजपा के लिहाज से माना जाता था कि यहां भाजपा की दाल नहीं गलेगी, इनका हिंदुत्व यहां नहीं चलेगा, लेकिन क्या हुआ? जिस हिंदुत्व को दिल्ली के टीले पर, या आप कहें लुटियन के टीले पर बैठकर लोग इस रूप में परिभाषित करते थे कि नहीं वो तो किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, उस हिंदुत्व को नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने सही समझा कि वो दरअसल कोई धर्म नहीं, वो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक पहचान है। वो सिंधु के पार रहने वाले लोगों का एक अपना सामूहिक आप ये कहें कि न्यास है। ये चीज वो समझे। और आप देखिए उसका क्या हासिल रहा कि भाजपा पहली बार तो एक चले अब किसी तरह से जीत गए, लेकिन अब दूसरी बार क्या कहेंगे? और त्रिपुरा में आप जीते जीते, मेघालय में, फिर आप देखिए नागालैंड में, और वहां जो पीएम की सभा हुई और सभा में भी जो उनका रोड शो हुआ, रोड शो तो देखने वाले लोग ताज्जुब कर रहे थे कि साहब नॉर्थ ईस्ट में पीएम का संभवतः नागालैंड में रोड शो तो इतनी भीड़। ये सब अगर आप धर्म के लिहाज से देखें तो वहां पर तो उस धर्म के लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने समझा कि यह मसला धर्म का नहीं, संस्कृति का, और हिंदुत्व संस्कृति है। तो ये जो चीज पीएम पहुंचा रहे हैं, जब वो साउथ में उनकी तमाम सभाएं होंगी, और आप देखिए कर्नाटक में ये चर्चा होने लगी है कि भाजपा की स्थिति बहुत गड़बड़ थी, लेकिन इधर जो पीएम की 3-4 सभाएं हुई, उन सभाओं ने हवा का रुख बदल दिया है। तो अगर 100 सभाएं होती हैं उन इलाकों में जहां भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है तो क्या होगा? एक। दूसरा, जहां भाजपा बहुत मजबूत है वहां वो उन सीटों पर काम कर रही है जो सीटें वो हार गई है। अब आप देखिए क्या गजब स्ट्रेटजी है कि अब बारामती पवार साहब बचाएं कि पूरा महाराष्ट्र बचाएं? जाहिर तौर पर बारामती बचाएं। वैसे ही जैसे जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव करहल बचाएं कि उत्तर प्रदेश जीते। ये एक तरह से आप कहें कि स्ट्रेटजी भी है भाजपा की। अब आप देखिए मैनपुरी को वो देख रहे हैं बड़े करीने से, रायबरेली को देख रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर गौर करेगी कि मैनपुरी बचाएगी, जहां से वो 3 लाख सीटों से भी जीत कर आई है। अब 2024 में उसको तो यह रहेगा कि भाई साहब अपनी साख बचानी है। आजमगढ़ तो आप देखिए चला ही गया, अब मैनपुरी तो आपका किला है, उसी तरह से रायबरेली। तो ये आप कहिए कि भाजपा का एक स्ट्रेटेजिकल मूव भी है कि साहब अब उत्तर प्रदेश में हमने 65 सीटें जीती थी, उससे हम कम नहीं जाने वाले हैं, लेकिन
अगर कोई कम करने की कोशिश में लगा हुआ है तो देखिए भाजपा किस तरीके से लगी कि हम मैनपुरी में लगेंगे। अब समाजवादी पार्टी या तो 80 सीटों को देखे, 79 सीटों को देखे, या फिर मैनपुरी को देखे। तो इस तरीके से आप देखें कि जहां कमजोर हैं वहां खुद पीएम साउथ, नॉर्थ ईस्ट, और जहां वो मजबूत हैं वहां उन सीटों को चिन्हित किया जा रहा है। तो इस तरीके से भाजपा 300 की तैयारी में, 350 की तैयारी में लगी हुई है और विपक्ष चेहरा, मुद्दा इसमें फंसा हुआ है। तो ये एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कौन कहां पर खड़ा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि जो आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए, और तमाम सर्वे भी यही कह रहे हैं कि साहब जो है पीएम अभी भी 60% उनकी लोकप्रियता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का जो गठजोड़ है, खास तौर से विपक्ष का, जिसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो कुछ कर पाने वाले हैं। एक और दूसरा, जो लोकप्रियता है पीएम की, वो वैसे ही बता रही है कि विपक्ष के हाथ में कुछ है तो नहीं। बाकी अगर आप लोगों के मन में किसी तरह के सवाल हों, कोई सुझाव हो, तो ज़रूर आप साझा कीजिए। आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप सक्षम हैं तो मतांतर की आर्थिक मदद भी कीजिए। तमाम जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसके ज़रिए या फिर ज्वाइन बटन के ज़रिए मतांतर की मदद कर सकते हैं।